पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है उसको फॉरगो करने जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान की तारीख की अगर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक आप इन्वेस्टमेंट कहें तो वो तालिबान की सूरत में है, और पाकिस्तान इन ऑप्शन पे भी गौर कर रहा है कि तालिबान रूल को चेंज कर दिया जाए अफगानिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबश्शिर बुखारी। आज सब ने खबरें सुनी होंगी, एक अच्छी खबर कि टर्किये में जो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे पीस के हवाले से, और उसमें नाउमीदी का अंसर तो शामिल था, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी पैदा हुई। और वो यूं कि आज जो टर्की की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, उसमें ये कहा गया कि मुज़ाकरात इस मोड़ पे ख़त्म हुए कि 6 नवंबर को इस्तांबुल में दोबारा दोनों ग्रुप्स मिलेंगे। कतर और टर्किया इसमें बड़ा अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। पाकिस्तान गारंटी चाहता है अफगान तालिबान से कि वो इस बात को गारंटी करें कि उनकी सॉइल पे जो भी टीटीपी के एक्टिव कैंप्स हैं और उनके ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करे। ना सिर्फ कार्रवाई करे बल्कि ऐसी कार्रवाई करे जिसको पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सके और उसके सबूत मौजूद हों। और इस बात को पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पे मांगा, लेकिन अभी तक तालिबान की जानिब से कोई गारंटी इस तरह की नहीं दी गई। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि तालिबान की अपनी मजबूरी है, उनकी मेजर स्ट्रेंथ जो है वो टीटीपी से आती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। वहाँ की अवाम जो है उसको वो जबर के ज़रिए रूल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है उनकी इकोनॉमी भी कमज़ोर है, इसीलिए वो इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए नए प्लेयर्स की तलाश में है। और उसी सिलसिले में भारत का दौरा किया गया तालिबान के वफद की जानिब से। पाकिस्तान के लिए बाकी वो जिधर मर्जी जाएं, लेकिन कम अज़ कम उनके लोगों से उनके इलाके से जो लोग क्रॉस करके आते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे दहशत गर्दी करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, हमारे जवानों को शहीद करते हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ा लंबा अरसा बर्दाश्त किया, और शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स कन्फ्यूजन का शिकार भी थे। वो समझते थे कि तालिबान आखिरकार उनकी अपनी एक क्रिएटेड एंटिटी है, वो कंट्रोल में आ जाएंगे, लेकिन उस तरह नहीं हो पाया। और तारीखी तौर पे भी ये बात मुसल्लिमा है कि अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मुखासमत वाला रवैया रखती है, और वो तालिबान हो या कोई और हो। पाकिस्तान ने उसके लिए 2-3 प्लान किए हैं। पॉलिसी मेकर्स जो सबसे अहम खबर है, जिसकी तरफ मैं तवज्जो मबज़ूल भी करवाना चाहता हूँ, और थोड़ा-सा उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूँ। इस वक़्त पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में जो मुख्तलिफ़ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, उसमें एक तो ये है कि तालिबान नंबर 1 कोई पीस डील कर लें, जिसके तहत पाकिस्तान की शराइत माने कि टीटीपी को अपने इलाकों में जो है वो कंट्रोल करे। नंबर 1 सबसे अहम शराइत में से पहली ये है। दूसरी, पाकिस्तान जो ऑप्शन पे गौर कर रहा है वो ये है कि अगर नहीं करते तो पाकिस्तान फिर खुद इंटरवीन करे आगे बढ़ के, और उन तमाम कैंप्स को और उनके हेडक्वार्टर्स को और उनके अड्डों को ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी केपी में ऑपरेशन करे। ये दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान एक तीसरे ऑप्शन पे भी सोच रहा है, और वो ऑप्शन ऐसा है जिसके नतीजे में पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है उसको फॉरगो करने जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान की तारीख की अगर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक आप इन्वेस्टमेंट कहें तो वो तालिबान की सूरत में है, और पाकिस्तान इन ऑप्शंस पे भी गौर कर रहा है कि तालिबान रूल को चेंज कर दिया जाए अफगानिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान ने मुसलसल तालिबान को सपोर्ट किया, और वहाँ पे जो है तालिबान की हुकूमत बनाने में मरकजी किरदार अदा किया, माजी में भी और अभी जब 2021 में अमेरिका ने वहाँ से विड्रॉवल किया अपनी फोर्सेस का, उस वक्त भी। और जितने रेजिस्टेंट फोर्सेस थी उनको डिफीट करने में भी पाकिस्तान ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है, जो इस वक्त बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन डिटेल्स हमें पता है, वो किसी मुनासिब मौका पर उसे बयान करेंगे। अब जो नई ऑप्शन पाकिस्तान तालिबान रूल को चेंज करने की बात कर रहा है, तो ऐसी सूरत में जो ऑप्शंस उनके सामने आ रही हैं उसमें नंबर 1 ये है कि पुराना नॉर्दर्न अलायंस जो कि पाकिस्तान का नापसंदीदा रहा और पाकिस्तान उसका नापसंदीदा रहा, जिसमें अहमद शाह मसूद, मरहूम अब्दुल रशीद दोस्तम, इस्माइल खान
اور باقی وار لارڈز اس میں شریک تھے. ان میں سے کچھ پلیئرز کو جو ہے وہ واپس لایا جائے, اور اس میں میں ابھی نام جو پاکستان کی پرائرٹی لسٹ میں ہے وہ آپ کو ظاہر کرتا ہوں. لیکن اس وقت اگر آپ کو میں افغانستان کی اپوزیشن کی صورتحال بتاؤں تو جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ان کے تمام لیڈرز جو ہیں وہ مور اور لیس جو ہے ایکسائل میں ہیں. اور ایک اس وقت نیشنل ریزسٹنس کونسل ہے بنی ہوئی, جس کو باہر سے ہی آپریٹ کر رہے ہیں, اور اس کا ایک سپریم کونسل ہے جس میں وہ تمام لیڈرز شامل ہیں. مگر اگر میں نام بتاؤں آپ کو تو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود, جنرل عبدالرشید دوستم, آپ کو یاد ہوگا بڑے فیمس وار لارڈ تھے, پہلے کمیونسٹ نواز حکومت میں وہ جنرل تھے وہاں کے, اور اپنی ایک پارٹی چلاتے ہیں جنبش ملی نام سے افغانستان میں, کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی ہے. اور اس کے بعد ہرات سے اسماعیل خان صاحب ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے وہ یونس قانونی سابق منسٹر تھے, سیاف اور محقق, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس نیشنل ریزسٹنس کونسل کی سپریم کونسل میں شامل ہیں, اور یہ اس کے ذریعے افغانستان میں رجیم چینج کے لیے کوشاں ہیں. اچھا, اب اس میں سے جو پاکستان ڈسکس کر رہا ہے کچھ نام, وہ یہ تو نہیں چاہتا کہ یہ پوری نیشنل ریزسٹنس کونسل ہی شریک اقتدار ہو جائے. اگر پاکستان کو اس طرح کی موو کرتا ہے تو پاکستان نے جو 2-3 نام ہیں, 4 نام ہیں بیسکلی کی نیمز, ان میں سے سر فہرست جو نام ہے وہ گلبدین حکمت یار کا ہے. اچھا, گلبدین حکمت یار آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بڑے ڈیپ روٹس تھے, اور جماعت اسلامی انہیں بہت سپورٹ کرتی رہی, یہاں تک کہ ان کے جو پرسنل گارڈ سے ایک وقت میں وہ بھی جماعت اسلامی یا اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تھے. ان میں سے 1-2 کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو ماضی میں ان کے گارڈز رہے. ان کی جماعت جو ہے حزب اسلامی, وہ ابھی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایکٹیو ہے, اور گلبدین حکمت یار جو ہے پاکستان کی سب سے ٹاپ چوائس ہو سکتے ہیں. لیکن میں بہرحال پھر بھی ڈس ایگری کروں گا اگر پاکستان کے لیے وہ چوائس ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ بھی ہمارا تجربہ ماضی میں کوئی اچھا نہیں رہا. لیکن بہرحال پاکستان نے ان پہ بھی اچھا خاصا انویسٹ کیا ہے, پھر یہاں پہ ان کی روٹس بڑی ڈیپ ہیں, تو وہ ہمارے لیے ہو سکتے ہیں بہترین. گلبدین حکمت یار بھی جب امریکہ نے ٹیک اوور کیا تھا تو افغانستان سے چلے گئے تھے ایکسائل میں, 2017 میں واپس آئے ایک پیس ڈیل کے تحت, اور اس کے بعد طالبان رول جب ہوا تو ان کی پارٹی کو حزب اسلامی کو تسلیم کر دیا گیا. جی پی پولیٹیکل فورس ہے, اور وہاں پہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں, لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ اکثر جو ہے اپنی لوکیشن نہیں بتاتے, یا لوکیشن ان کی نہیں پتہ چلتی, لیکن ہیں وہ کابل میں ہی, اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. سو ایک جو ٹاپ لیڈرز ہیں افغانستان کے, ان میں سے واحد حکمت یار ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں, اور پاکستان کی جو ٹاپ چوائس ہے وہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جنرل عبدالرشید دوستم جو ہے جنبش ملی اور سابق وار لارڈ, ان کے پاس مین پاور بھی بہت تھی, لیکن بہرحال جب یہ انخلا ہوا امریکی فوجوں کا, اس کے بعد طالبان نے ان کی فورسز کو ڈیفیٹ بھی کیا اور وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. آج کل وہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی ٹرکی میں ہیں, اور ٹرکی میں جب یہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے تو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوں گے. اچھا, عبدالرشید دوستم بھی پاکستان کے ساتھ ماضی میں کوئی دوستانہ نہیں رہے, بلکہ ہمیں بڑا شکوہ رہا کہ عبدالرشید دوستم جو ہے اس نے پاکستان کے بہت سارے باشندے جو ادھر وار کر رہے تھے ان کے خلاف, ان کے ساتھ بڑے غیر انسانی سلوک کیے. بڑی سٹوریز پبلش ہوتی رہیں کہ کنٹینرز میں بند کر کے کنٹینرز کو دھوپ میں کر دیا. تو بہرحال وہ شاید پارٹ آف پریپیگنڈا یا سچ بھی ہو سکتا ہے, اس کا بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن بڑی کریڈیبل آؤٹ لیٹس نے وہ رپورٹ کیے. لیکن چونکہ پاکستانی فورسز کے ساتھ وہ مقاسمت رہی ان کی, لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان سوچ رہا ہے کہ انہیں واپس اگر کوئی رجیم چینج کا فارمولا پاکستان تیار کرتا ہے تو انہی لوگوں کو, چونکہ یہ جو میں عرض کرتا ہوں نیشنل ریزسٹنس کونسل ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جمہوریت ہو, وہاں پہ ہیومن رائٹس کی بحالی ہو, اور وہاں پہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر اور اکانومی بہتر ہو افغانستان کی. اور اب وہ دور بھی نہیں رہا جب یہ وار لارڈ اپنے اپنے مسلس کے اوپر 5-5 10 ہزار لوگوں کے جتوں
के सर पे ये वहाँ पे अपनी मनमानी करते हैं। अब सूरत हाल बदल चुकी है और ये देख चुके हैं कि जब अवाम की सपोर्ट नहीं होती तो फिर आपको जाना ही पड़ता है। तो ये शायद अब उस तरह का मामला ना करें। उसके बाद जो तीसरी चॉइस पाकिस्तान की हो सकती है वो अहमद शाह मसूद के साहबजादे अहमद मसूद हो सकते हैं। अहमद शाह मसूद एक ऐसे वॉरलॉर्ड थे अफगानिस्तान के जिन्हें पंजशीर का जो है टाइगर कहा जाता था, लॉयन कहा जाता था। वो वाहिद था जो वादी पंजशीर तालिबान कंकर पहले रूल में नहीं कर सके, एंड तक अहमद शाह मसूद अपने इलाके में रहा। और जब विड्रॉवल के बाद उनके साहबजादे अहमद मसूद ने जो है वो रेजिस्टेंस की, तो मैं आपको बड़ी क्रेडिबल सोर्सेज से बता सकता हूँ कि वो रेजिस्टेंस पाकिस्तानी हमारे स्ट्रेटजिस्ट ने मूव ऐसी की कि वो तालिबान के हमरा यहाँ से हमारे कुछ स्किलफुल वर्कर्स गए और अहमद मसूद उसके बाद ताजिकिस्तान चले गए। अहमद मसूद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट नाम की एक तंजीम चलाते हैं। उनका भी एजेंडा है डेमोक्रेटाइजेशन इन अफगानिस्तान, रूल ऑफ लॉ, वुमेन राइट, एजुकेशन। वो क्योंकि वो किंग्स कॉलेज लंदन के पढ़े हुए हैं, 36 साल हैं, लेकिन उनके वालिद का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के साथ रहा, थोड़ा सा तनाज़ात का शिकार रहा। और एक दो दफ़े उनके वालिद के लोगों ने पाकिस्तानी जो होते हैं वहाँ पे कल्चरल सेंटर्स या सफारत खाना उस पर हमले भी किए, जलाए भी गए। और फिर दरमियान में फ्रंटियर पोस्ट के मरहूम मालिक और एडिटर रहमत शाह अफरीदी ने पाकिस्तान और अहमद शाह मसूद के दरमियान मसालेहत भी करवाई। इस वक्त अहमद मसूद ताजिकिस्तान में है, 5,000 के करीब उनके पास वॉरियर अभी भी हैं, और वो क्लेम करते हैं कि अभी भी अफगानिस्तान में वो ऑपरेशन कर रहे हैं। 207 ऑपरेशन उन्होंने अफगानिस्तान में किए हैं 2021 के बाद, लेकिन बहरहाल ये उनका क्लेम है, अभी इसके बारे में हम वेरीफाई नहीं कर सकते। और चौथे नंबर पे हिरात के कमांडर इस्माइल खान हैं, जिनको ईरान भी सपोर्ट कर रहा है, और शायद पाकिस्तान और ईरान मिल के उनके पीछे खड़े हों। और वो भी इस वक्त एक्साइल में है, कभी वो ईरान होते हैं और कभी सेंट्रल एशियन स्टेट में होते हैं। ये 4 लोग जो हैं वो की हैं। आगे शायद ये लिस्ट एक्सपेंड हो जाए और पाकिस्तान को भी गिव अप करना पड़ेगा अपना एक ओपिनियन जो इनके बारे में बनाया कि माजी में ये हुआ, इन लोगों ने ये किया तो अब भी ये करेंगे। हमें अपना ओपिनियन ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान तो हमारे अपने क्रिएटेड थे, हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ये कहती रही तालिबान हमारे बच्चे हैं और हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट थे, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं मानी। इसी तरह ही अहमद मसूद को या दोस्तम को या इस्माइल खान को एंड इवन हिकमत यार को भी समझ आ गई होगी कि अब ग्लोबल विलेज है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, और अब जो है इकोनॉमी जो है वो पार है, और आप अफगानिस्तान को बहुत देर तक अब जो है वो बैकवर्ड नहीं रख सकते। इसलिए उन्हें भी जदीद खतूत पे ही, अब वॉरलॉर्डिज्म ख़त्म हो गया, जदीद खतूत पे ही जो है वो आपको हुकूमत करनी पड़ेगी। सो अब पाकिस्तान देखेगा 6 नवंबर के बाद ऊँट किस करवट बैठता है। अगर तालिबान को ये एश्योरेंस दे देते हैं और वो एश्योरेंस मेंटेन रहती है लंबे अरसे तक, तो पाकिस्तान शायद फिर इसी तरह चीज़ों को जाने दे। और अगर नहीं रहती, जिसका मुझे खौफ है कि अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट होगा भी, तो वो 1-2 माह से ज़ायद नहीं चलेगा। तो उस सूरत में पाकिस्तान दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि क्या जो है वो उसके बाद ये अगर रिजीम चेंज आता है तो अगला रिजीम तालिबान, दाइश और टीटीपी से लड़ेगा अफगानिस्तान में, या हम फिर उस रिजीम को कंसोलिडेट करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। ये कुछ नई डेवलपमेंट्स थी जिनके बारे में मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले तो, और उसके बाद शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।